कि हम लोग के क्षेत्र में स्मैक बिक रही है जी। और स्मैक आप समझते हैं कि युवाओं के लिए कितनी खतरनाक है। बिल्कुल सही। और ये बिकवाने वाले जो लोग हैं छोटे छोटे बच्चों से बिकवाते हैं, 9 साल के 10 साल के बच्चों से बिकवाते थे, जिससे कि वो पकड़ ना पाए पुलिस उनको। पुलिस को लगता ही नहीं कि ये बच्चे ये काम कर सकते। यहाँ पे एक जुए सट्टे का एक बड़ा फड़ पकड़ा गया, कुछ लगे पकड़े गए जो स्मैक बेच रहे थे, उसमें वही नाबालिग बच्चे भी थे। मगर जो मुझे उस समय तकलीफ दे गया, जो दुर्भाग्य इस प्रदेश का और देश का, एक अच्छी कार्रवाई करने वाले एसपी महोदय का ट्रांसफर कर। कहीं ना कहीं ये भी सच है कि बिना सत्ता के संरक्षण के ये पल नहीं सकता, और ये बहुत ऊपर लेवल तक है। क्योंकि हम खुलेआम देखते हैं कि अडानी का जो पोर्ट है गुजरात में, वहाँ 3-3 हज़ार करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। चोर और चोरी करने वाला और उसको कराने वाला तीनों अपराधी। बिल्कुल सही। अगर ड्रग्स आ रही है तो जिसके हाथ से पकड़ी गई वो तो छोटा अपराधी है। वो ड्रग्स पेश में आई कहाँ से? जो किरदार हैं, जो मेन अपराधी, वो क्यों नहीं पकड़ में आते? बिल्कुल सर, 3 ग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है एक एक्टर के बच्चे के दोस्त के पास, तो उस पर 3 महीने तक मीडिया डिबेट करती है। लेकिन 3,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ने के बाद भी हमारी यही तो इस देश में जो अभी चल रहा है, इसी की लड़ाई तो लड़ने की जरूरत है। मैंने कहा एक तरफ आप कर्ज ले रहे हो, कर्ज लेके घी पी रहे हो, बात समझ में आता, पुरानी बुजुर्गों की कहावत। हाँ, लेकिन आप प्रदेश की संपत्ति बेच रहे हो। 2 काम नुकसान के, या तो आप संपत्ति बेच रहे हो तो कर्ज मत लो, और अगर कर्ज ले रहे हो तो संपत्ति बेच रहे हो। शराब माफिया था, उन्होंने ऐसी एक बार बात में उन्होंने कहा था कि एक दिन सिर्फ शराब बंद हो जाए लीगल बिकना, तो हम पूरे साल का धंधा एक दिन में कर लेते हैं। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे आपने शराब बंदी कर दी, और स्मगलिंग होके वहाँ पे उससे 4 गुनी शराब बिक रही है। बिल्कुल। और उसमें सरकार के लोग ही, पार्टी के उनके लोग ही उस पर स्मगलर का काम कर रहे हैं। एक भरतपुर मुद्दा था नर्सिंग कॉलेज घोटाला जी, विधानसभा में लेके आए थे। पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी कॉलेज चल रहे थे, और उस पर विधानसभा में जांच की शुरुआत हुई जी। लेकिन उस जांच को दबाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रही, लेकिन वो इतना बड़ा घोटाला है जिसपे अपराधी फिर भी नहीं पकड़े जा रहे जी। जिन मंत्रियों के कारण हुआ, जिन बड़े बड़े अधिकारियों के कारण हुआ, उसमें कुछ पे तो प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन अभी भी बहुत से बड़े जो मगरमच्छ बचे हुए 20 साल में या पिछले 3 साल में कितनी नौकरी दी है, तो पूरा प्रश्न का जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये पता चला कि मात्र 37 लोगों को नौकरी दी। सड़क में हम लोग धरने में बैठ के, सड़क पे बैठ के 2.5 करोड़ के चेक कटे थे, जनता को सीधे चेक वहीं बैठ के दिलवा दिए। आपको याद है, मैंने नेता में रहते हुए 18 लोग का प्रकरण दर्ज कराए थे, और उसमें कईयों में वसूली भी हुई, लेकिन अधिकारी सस्पेंड नहीं हुए, जेल नहीं। मैं पूछता हूँ तुम्हारे दादा परदादा जो हैं वो तुमसे कम अक्लमंद थे कि ज्यादा थे? अगर हमारे दादा परदादा महात्मा गांधी जी पे भरोसा किया, उनको राष्ट्रपिता माना, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे भरोसा किया, आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी पे भरोसा किया, कलाम साहब पे भरोसा किया, लाल बहादुर शास्त्री जी पे, इंदिरा जी पे, तो इसका मतलब वो लोग अक्लमंद थे। लेकिन हम लोग कहीं अगर भ्रमित हो रहे हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से जी। नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन माय शो चाय एंड चर्चा विद विकी। हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने शो में हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत के साथ आएंगे और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारे बीच है जबलपुर के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी। आप जबलपुर मध्य से पूर्व विधायक भी रहे, और मैं बोल सकता हूँ कि जबलपुर मध्य के सबसे लोकप्रिय नेता भी आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से चाय एंड चर्चा विद विकी, आपके सभी दर्शकों को, जो लोग अपनी बातों को सुन रहे हैं, सभी को मेरी ओर से आपके माध्यम से नमस्कार। और हमारे दर्शकों के लिए स्टार्टिंग में हम जो पहला सवाल हम लेना चाहते हैं वो ये है कि हम चाहते हैं कि आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बातें बताएं जो आज तक लोगों के बीच में उतना खुल के नहीं आया है। थोड़ी बहुत आपके जीवन के शुरुआती सफर के बारे में जानना चाहेंगे। अब आपने मुझसे प्रश्न ये पूछा है कि शुरुआती जीवन 2 तरह का होता है। एक तो बचपन जी, तो बचपन से तो स्कूल की बहुत सारी यादें हैं, लेकिन जो अगर राजनीतिक परिवेश को मैं देखना चाहूँ और जो आप पूछते हैं, तो छात्र राजनीति से राजनीति की तरफ कदम चले। 1983 में जीएस कॉमर्स कॉलेज, जो जबलपुर शहर का उस समय 2000 की स्ट्रेंथ का कॉलेज होता था, वहाँ से मैं, वैसे मुझे लगता है राजनीति शब्द आ जरूर जाता है जी, लेकिन एक सेवा भाव की राजनीति थी मेरी। बिल्कुल। कॉलेज में ऐसा लगता था किसी स्टूडेंट के किसी काम आ जाए, और उस समय हम लोगों के बीच पे रहते थे, और छात्रों के बीच में रह के उनके कोई भी समस्या का हल करने में बड़ा आनंद आता। फैमिली बैकग्राउंड राजनीति का नहीं था जी। मैंने ये सोच के मैंने शुरू किया था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, लेकिन चूंकि सेवा भाव था मन में, लगता था कि कोई के काम आ जाए, किसी को किताबें की ज़रूरत है, किसी को
फीस की ज़रूरत है, तो हम लोग बहुत एक ग्रुप बना के उस समय लोगों की मदद किया करते। कुछ अच्छे लोगों के ग्रुप हम लोग के साथ जुड़े हुए थे, तो हम लोग उसके माध्यम से लेके इसी बीच वहाँ चुनाव आए। जी, तो छात्र जीवन का मैं देखूँ तो वह कक्षा प्रतिनिधि, मतलब शुरुआत स्कूल के शाला नायक से हुई, उसके बाद कक्षा प्रतिनिधि, फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, जबलपुर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, छात्र संघ अध्यक्ष, फिर उसका भाषा भारती कॉलेज से भी छात्र संघ अध्यक्ष। जी, तो 4-5 चुनाव तो कॉलेज में ही हो गए और ईश्वर की कृपा से सभी चुनाव में विजयी रहा हूँ। उसके बाद नगर निगम के चुनाव लगातार 5 चुनाव लड़े, लगातार पार्षद के रूप में सेवा की, 10 साल मेयर एंड काउंसिल रहा हूँ जबलपुर नगर निगम, जिससे मेरे पास राजस्व, पीडब्ल्यूडी और जल विभाग रहा, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। और सभी अच्छे नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला, प्रदेश के, राष्ट्रीय स्तर के, और साथ साथ छात्र राजनीति के समय में जो हम लोग सोशल गैदरिंग करते थे, उस समय देश के बड़े बड़े नेता उस समय के जो थे विभिन्न पार्टियों के, जी, वो सब कॉलेज में आए, तो हम लोगों का मिलना जुलना सबसे उस समय शुरू हो गया। राजनीति करने का कोई मन नहीं था और राजनीति का कोई कहना चाहिए पारिवारिक परिवेश की नहीं था, लेकिन कदम धीरे धीरे सेवा भाव से चलते चले गए और फिर पार्षद के रूप में सुख दुख में जब लोगों के शामिल होने लग गए, तो ऐसा लगा कि हर व्यक्ति अगर जिस परिवेश का है, घर परिवार का, परिवार में सभी लोग अलग अलग विभिन्न बड़े पदों पे हैं, जी, तो लगता था सभी लोग बोलते थे तुमको जरूरत क्या है राजनीति की। मैंने कहा मैं राजनीति कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सेवा भाव से जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो फिर घर के लोगों ने भी बोलना बंद किया, उनका कहा कि जो तुमको ठीक लगता है, क्योंकि सभी परिवार में सर्विस वाले थे, डॉक्टर, इंजीनियर, जजेस, तो सबकी इच्छा तो ऐसे नहीं थी, लेकिन जब उनको लगा कि एक अच्छा काम कर रहे हैं और उद्देश्य जो है वो राजनीति से ज़्यादा सेवा का है। कोई ऐसा इंसिडेंस जिसने आपको फोर्स किया, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप राजनीति में आए और लोगों के लिए, जन सेवा के लिए आपको प्रेरित किया? कोई ऐसा इंसिडेंस या सीरीज ऑफ कुछ ऐसे घटनाएं जो आप? क्या हुआ, देखिए जब मैं जीएस कॉमर्स कॉलेज में था, जी, तो उस समय मेरे साथ आदरणीय दिलीप यादव जी, जो आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक बहुत साफ सुथरी राजनीति करते थे, जी, और उनके जो सीनियर्स थे उस समय के, प्रदीप बख्शी जी, परम आदरणीय, जो अभी अब तो नहीं, लेकिन लोग छात्र राजनीति को उस समय के, अभी जो वर्तमान में भी हैं, परम आदरणीय तिलक राज यादव जी, उस समय वो भी भट्टाचार्य जी, अब नहीं है। ये एक ऐसा ग्रुप था शहर का जो साफ सुथरी राजनीति करता था, जी, और शहर के कुछ और ग्रुप थे जो उस समय छात्र राजनीति की आड़ में लड़ाई झगड़े को प्रभाव बना रहता था, जी। लेकिन जीएस कॉमर्स में जो जिस ग्रुप से मैं जुड़ा था, वो लोग लगातार जनरल चुनाव जीत जाते थे, लेकिन यूआर का चुनाव जो कक्षा प्रतिनिधि चयन करते हैं वो नहीं जीतते थे। जब मैंने चुनाव यूआर का लड़ा, तो चूंकि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, तो यहाँ के बहुत सारे लोग, अच्छी टीम, अच्छे पढ़े लिखे घरों के लड़कों को मैंने प्रेरित किया कि हम सबको ऐसे ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए जो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में प्रवेश करके और छात्र राजनीति की आड़ में छात्रों का दमन ही करते हैं, शोषण करते हैं, उनके से वसूली करते हैं, अच्छे घरों के लड़कों से पेट्रोल भरवाना, गाड़ियां बुलवा लेना उनकी, फिर उनको पास कराने के नाम पे पैसा ले लेना, पैसा लो। तो मुझे लगा कि ये कौन सा तरीका, जी, तो उन ताकतों के खिलाफ हम लोग की लड़ाई शुरू हुई और धीरे धीरे कभी पुलिस वाले जो है हमारे साथ के साथियों के साथ मारपीट हो गई। एक घटना मुझे याद है, ज्योति टॉकीज के पास अभिलाष पटेल उस समय के एक अच्छा हम लोग के बीच का क्रिकेटर था, जी, उसको पुलिस ने बहुत मारपीट कर दी सिर्फ चेकिंग के नाम पे। हम लोग गए तो लाठीचार्ज हुआ, मेरे को भी चोटें आई, सिर में आज भी वो दाग हैं, बहुत सारे टांके सबको लगे, लेकिन उस समय से मन में आ गया था कि ये दमन के कारी जो नीति है इसके खिलाफ लड़ेंगे और हमेशा लड़ेंगे, और कभी भी ऐसी था। तो धीरे धीरे फिर मन में पढ़ने कर लिया कि अब तो जो भी है राजनीति में जब तक है और समाज सेवा में जब तक मन करेगा, जब तक संघर्ष उन ताकतों के खिलाफ होगा जो समाज को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। ऐसी ताकतें, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो, समाज में गलत काम करने वाले जो ताकतें हैं। आपको याद ये भी होगा कि बहुत पहले जबलपुर शहर के एसपी महोदय के मैटर में एक घटना हुई थी। हम लोग जब पार्षद थे, जी, मैं नेता प्रतिपक्ष था जबलपुर नगर निगम में, एमआई सदस्य के बाद हमारे साथ उस समय हमारे बहुत सारे पार्षद साथी, हम लोग गए थे पुलिस से ये मांग करने कि हम लोग के क्षेत्र में स्मैक बिक रही है, जी,
और स्मैक आप समझते हैं कि युवाओं के लिए कितनी खतरनाक है। बिल्कुल सही। और ये बिकवाने वाले जो लोग हैं ये छोटे छोटे बच्चों से बिकवाते हैं, 9 साल के 10 साल के बच्चों से बिकवाते थे, जिससे कि वो पकड़ ना पाए पुलिस उनको। पुलिस को लगता ही नहीं कि ये बच्चे ये काम कर सकते हैं। तो बच्चों को ये नहीं पता कि जिस चीज़ को पुड़िया वो बेच रहे हैं वो क्या है। इसी तरह बहुत जगह मेरे ही क्षेत्र में आसपास जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा था। हम लोग एसपी महोदय से मिलने गए, उस समय शुक्ला जी थे। उनको वो जब बातों बातों में वो कहने लगे भाई ऐसे तो बहुत सारी शिकायतें आती है, तो हम लोग यही सुनते रहे आप लोग की बात। कुछ उनसे हल्की सी बहस हुई जी। और जैसी उनकी आदत थी थोड़ा सा वो तमतमा भी गए। और लेकिन वो आदमी अच्छे थे। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि देखो एसपी साहब, यहाँ पे तमतमाने से कोई फायदा नहीं होना है ना, और आप जो बातें कर रहे हो कि आप तो पकड़ सकते हो, तो वो कहने लगे आप पकड़वाएंगे क्या, हिम्मत है? मैंने अभी बोल दिया, मैंने कहा आप हिम्मत है तो आप पकड़ दो। मैंने कहा पुलिस का ये सब लेके अगर जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा आपको। जी। तो कहने लगे आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा चलिए, हिम्मत है तो बातों बातों में हो गया। हमारे कई पार्षद कहने लगे साहब इस बात को मत आगे बढ़ाइए, इसको खत्म कर देते हैं। उस समय शुक्ला जी के साथ एडिशनल एसपी राजेश तिवारी जी थे। जी। उन्होंने भी कहा कि आप लोग क्यों इस विवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो बहस होते होते आ गई कि अब आप चलिए और पकड़वा के बताइए। हम सभी लोग हैं। मैंने कहा अगर आपको चलनी है तो मेरी गाड़ी बैठिए। तो मेरी कार में वो बैठे। उस समय ये वाला वीडियो पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह चर्चा में रहा। और हम लोग उनको लेके आए और यहीं डॉक्टर पांडे के सामने तो व्योहर बाग है, यहाँ पे एक जुए सट्टे का एक बड़ा फड़ पकड़ा गया। कुछ लगे पकड़े गए जो स्मैक बेच रहे थे, उसमें वही नाबालिग बच्चे भी थे। और एक बड़ी कार्रवाई हुई। यहाँ के अधिकारियों को, जो नीचे उसके थाने के कर्मचारी अधिकारी, उनको सस्पेंड किया गया। मगर जो मुझे उस समय तकलीफ दे गया, जो दुर्भाग्य इस प्रदेश का और देश का, एक अच्छी कार्रवाई करने वाले एसपी महोदय का ट्रांसफर कर रहा है इससे दे। सर, इसी से जुड़ा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार आपको इस विषय पे कितना गंभीर लगती है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आप इस स्मैक हुआ या जो भी दारू हुआ, स्मैक हुआ, जो गलत काम है, इसके अगेंस्ट आप हमेशा आपने इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है। आप हर बार हम आपको देखते हैं कि आप इसके विरुद्ध संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि बिना सत्ता के संरक्षण के ये पल नहीं सकता, और ये बहुत ऊपर लेवल तक है। क्योंकि हम खुलेआम देखते हैं कि अडानी का जो पोर्ट है गुजरात में, वहाँ 3-3 हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, और वो लगातार एक बार पकड़ने के बाद फिर एक महीने के बाद फिर पकड़ा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बिना सत्ता के संरक्षण के ये सब चीज़ें हो सकती है, और मौजूदा सत्ता इस विषय में कितना गंभीर है? देखिए, मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार के पास देश की जो मूल समस्या है, चाहे वो वर्ल्ड में क्रूड ऑयल कम कीमत हो रही हो, लेकिन इस बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर। पूरे हिंदुस्तान का शेयर मार्केट गिर रहा है, और हमारे सत्तारूढ़ दल के प्रमुख जो है वो कहते हैं साहब आप लोग तो इन्वेस्ट करना, चुनाव के समय खुलेआम कहते खुलेआम। और लोग कहते हैं कि पता नहीं अचानक कोई बहुत बढ़ने वाला। तो हमारे देश के जो नागरिक है, मैं कहूँगा वो भोले भाले नागरिक हैं, जिनको लगता है कि जब देश की बड़ी शख्सियत ऐसी बात कर रहे हैं तो हम उस पर पैसा लगा दें। आपने जैसा बोला कि अडानी जी के पोर्ट पे, बहुत पहले सरकारों में ये रहता था कि जो देश को नुकसान कर सकती है ऐसी सब संस्थाएं जो हैं वो सरकार के पास रहेंगी। बिल्कुल। लेकिन अब जो निजीकरण हो रहा है तो ऐसे हाथों में है कि उनके हाथों में देश सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, ये पूरा देश देख रहा है। अगर इस पे मैं चर्चा करूंगा तो लंबी हो जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन ये बात सही है कि अडानी जी के पोर्ट से लगातार नशीले पदार्थ आ रहे हैं, और इस देश पे जब जब भी अगर हथियार आते हैं अवैध, देश पे आक्रमण होता है, तो या तो पाकिस्तान बॉर्डर से होता है, बिल्कुल, या फिर कश्मीर में होता है, या फिर समुद्र के रास्ते ही होता है। समुद्र के रास्ते भी। जो बिल्कुल सही। तो ऐसी जगहों पे सरकार की नियंत्रण बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर कर रही देश को। और इसमें जिस तेजी के साथ अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में जखीरा पकड़ा गया, बिल्कुल, हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, महाराष्ट्र में पकड़ा गया। ये इतना बड़ा जखीरा पकड़ा जाता है, इसके पीछे के जो मेन जो किरदार हैं, जो मेन अपराधी, वो क्यों नहीं पकड़ में आते? बिल्कुल सर। 3 ग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है एक एक्टर के बच्चे के दोस्त के पास, तो उस पर 3 महीने तक मीडिया डिबेट करती है।
लेकिन 3,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ने के बाद भी हमारे यही तो इस देश में जो अभी चल रहा है, इसी की लड़ाई तो लड़ने की जरूरत है। जी सर। आखिर चोर और चोरी करने वाला और उसको कराने वाला तीनों अपराधी हैं। बिल्कुल सही। अगर ड्रग्स आ रही है तो जिसके हाथ से पकड़ेगी वो तो छोटा अपराधी है। वो ड्रग्स देश में आई कहाँ से? सही, वो ड्रग्स अगर हिंदुस्तान में नहीं पैदावार है, देश में पैदावार का है कि अफीम की, जिसके मामले अक्सर आते हैं जो मंदसौर और इंदौर इसके आसपास का इलाका है, हमारे प्रदेश पे भी बॉर्डर पे होती है। लेकिन ये जो ड्रग्स अभी देश पे आ रही है, जो स्मैक के नाम पे बिक रही है, ये सब तो बाहर से ही आती है। और इसी के साथ साथ कुछ केमिकल के साथ हिंदुस्तान में कुछ लोग बना रहे हैं, लेकिन इनके मुख्य अपराधियों का रिजल्ट क्या होता है ये कभी नहीं आता। अखबारों में छपता है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों फोटोग्राफ आ जाते हैं कि हमने इतने बड़ी खेप पकड़ ली, लेकिन उसका अंत क्या होता है, उस पे अपराधियों को क्या दंड मिलता है, वो कभी नहीं आता। मतलब मौजूदा सरकार इस बात को लेकर उतना गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए। मेरा तो सोचना ये है कि देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसके साथ साथ जो हमारे युवा हैं, वो अगर हमारे युवा जो देश को संभालने वाली युवा पीढ़ी है, अगर वो नशे की तरफ चली गई, उड़ता पंजाब आपने सुना ही है। जी जी बिल्कुल। और पंजाब में मैं बीच में एक इलेक्शन में था, तो वहां पे लोग, वहां के बच्चों के पास क्या है वो हालात दिखते, वहां के हर व्यक्ति, हर बच्चे के मुंह पे एक बात रहती कि हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा नशे का चलन हो गया, और वो इस बात से लेके वहां का हर परिवार परेशान है। और कमोवेश वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी हो रही, अन्य प्रदेशों में भी है। और इसके पीछे का जो मुख्य बड़े अपराधी हैं, उनको पकड़ा जाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपराधी कौन है, लेकिन अपराधी पकड़ना काम सरकार का है, जो बड़े बड़े दावे करती है कि जब से वो है उसके बाद तो इस देश में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हर तरह से वो मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार वो होती जो किसी भी गलत काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाए, अपराध तो जड़ मूल नष्ट कर दे। कश्मीर में आपने देखा आतंकवाद की बातें करते हैं, लेकिन जो आतंकी जो आरडीएस आया था, इतना बड़ा आरडीएस की कश्मीर में आई, लेकिन कौन आया वहां से नहीं पकड़ रहे हैं। जी यार। ये सब मुद्दे हैं जो देश को इस समय तकलीफ दे रहे हैं, और इन मुद्दों को हटा के जो अन्य मुद्दों पे देश चल रहा है, जाति धर्म के आधार पे जो बांटने का काम चल रहा है, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और हमारी युवा पीढ़ी जिसके पास रोजगार नहीं है, और सरकारें आजकल ये बात भी नहीं करती कि रोजगार देना, सरकारें कहती है आप रोजगार नहीं, रोजगार देने वाले बनो। और जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे अगर वास्तविक जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये हमारा देश जो सोने की चिड़िया और आज़ादी के बाद से लगातार, जहां हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी आईआईटी खुली, मेडिकल कॉलेजेस खुले, और यहाँ की प्रतिभाओं ने जाके लोहा विदेशों में मनवाया। बिल्कुल सही जी। लेकिन उस तरफ न जाके आज जो देश जिस तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए खतरा है, जिसकी चिंता हम लोग को होती है। सर इसी से जुड़ा एक सवाल है कि हमारे देश का भविष्य, हमारे युवा पीढ़ी, तो युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है, और आप उन्हें कांग्रेस की तरफ लाने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि उन कांग्रेस से जुड़े और देश के उन्नति के लिए क्या योगदान, या कोई भी आपका संदेश जो देश की झोपड़ी। देखो, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जब भी युवाओं के कार्यक्रम में जाता हूँ, और खास तौर से कॉलेजेस पे जहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं, तो मैं उनसे एक बात जरूर पूछता हूँ, क्या तुम लोग अपने माता पिता से ज्यादा अक्लमंद हो? देखो, और मैं उनसे पूछता हूँ, अगर अक्लमंद मानते हो तो हाथ खड़े करो, तो एक भी बच्चा हाथ नहीं खड़े कर। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे दादा परदादा जो है वो तुमसे कम अक्लमंद थे कि ज्यादा थे? जी सर। अगर कम थे तो हाथ उठाओ, तो नहीं उठाते। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि महात्मा गांधी जी, जिनकी 33 देशों में आज प्रतिमाएं लगी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, अगर हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों ने महात्मा गांधी जी पे भरोसा किया, उनको राष्ट्रपिता माना, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे भरोसा किया, आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी पे भरोसा किया, कलाम साहब पे भरोसा किया, और ऐसे ऐसे लोगों पे भरोसा किया, लाल बहादुर शास्त्री जी पे, इंदिरा जी पे, तो इसका मतलब वो लोग अक्लमंद थे। जी। और मैं ये नहीं कहता कि हमें आज के बच्चों में और अच्छा परिवेश है, लेकिन हम लोग कहीं अगर भ्रमित हो रहे हैं तो आजकल गूगल विश्वविद्यालय से,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से। जी और एक रील चलती है और लोग पहले अपन सुनते थे ना कि हम लोग आंख बंद करके दौड़ रहे हैं, जी हम ये नहीं देख रहे कि उसके पीछे इतिहास के पन्ने क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको वास्तविक देश से प्यार है, अगर आप देश के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए भक्ति भाव से जो सिर्फ भाषण तक सीमित ना हो, और अगर आपको देश के लिए वाकई कुछ करना है, सोचना है, तो हमारा जो वास्तविक इतिहास है उसको पढ़ो। बिल्कुल सही। जिस समय हमारे देश में कुछ नहीं था आजादी के समय, किन परिस्थितियों में देश पे समझौते करने पड़े, किन किन ताकतों से, किस परिस्थिति में, जैसे घर का मुखिया होता है, अगर घर में खाने को नहीं हो, घर का मुखिया परेशानी में हो, तो बहुत सारे समझौते अड़ोस पड़ोस में कर लेता है, जिससे कि उस समय अपने बच्चों को बचा ले जाए, उनकी जान बचा ले, उनको खाने की 2 वक्त की रोटी कर दे, और आने वाले समय में उसकी उच्च शिक्षा करके अपने परिवार को आगे बढ़ाए। हमारे उस समय के महानायकों ने, मुझे लगता है, यही सब किया होगा, और जिसके बारे में विभिन्न कहानियां गढ़ी जा रही हैं, और विभिन्न तरह की ऐसी ऐसी बातें आजकल आती है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से कि ऐसा लगता है कि ये देश को कौन सा नया पाठ पढ़ाने वाले, ये चिंताजनक। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये तो गंभीर विषय है ही है सर। और ये चिंताजनक है, जो नुकसान करेगा देश को। युवाओं से जुड़ा एक सवाल है कि जो भर्ती को लेके अनियमितताएं बराबर रही है, और भी कुछ जो घोटाले हुए थे, अनियमितताएं थी भर्ती के अलावा भी, उसमें आपने जो युवाओं के लिए जो आवाज़ें उठाई थी, उससे अगर कुछ आप शेयर करें। एक महत्वपूर्ण मुद्दा था नर्सिंग कॉलेज घोटाला, जी जिसको बहुत कहना चाहिए गहराई तक जाके उस मुद्दे को विधानसभा में लेके आया था मैं, और उसके बाद उस पर जांच की घोषणा हुई थी। पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी कॉलेज चल रहे थे, और उस पर विधानसभा में जांच की शुरुआत हुई जी। लेकिन उस जांच को दबाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रही। बाद में वो माननीय उच्च न्यायालय में आया जी। मेरे एक परिचित, हमारे जो बड़े हैं, करीबी हैं, उन्होंने उसको लगाया, एडवोकेट बघेल, और उसके बाद उच्च न्यायालय के निर्देश पे अब उसकी पूरी जांच अंतिम स्टेज पे है। लेकिन वो इतना बड़ा घोटाला है जिसपे अपराधी फिर भी नहीं पकड़े जा रहे जी जिन मंत्रियों के कारण हुआ, जिन बड़े बड़े अधिकारियों के कारण हुआ, उसपे कुछ पे तो प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन अभी भी बहुत से बड़े जो मगरमच्छ है बचे हुए हैं। जी एक और घोटाला उस समय चल रहा था कि मध्य प्रदेश पे बाहर के खिलाड़ी आके खेलते थे, और मध्य प्रदेश का जो खेल विभाग है उसमें मध्य प्रदेश की बजाय प्रदेश के अन्य प्रदेशों के लोग आते थे, और यहाँ आके आधार कार्ड बनवा के फर्जी, और यहाँ पे आके अपने कागज तैयार करके और वो खेलते थे। उस पे भी एक बड़ी जांच हुई थी, और उसमें फिर बाहर के खिलाड़ियों का आना कम हुआ। उस जांच का यही फायदा हुआ कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मौका मिलना शुरू हुआ। ये 2-3 ऐसे बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण थे। एक मैंने पूछा था कि विधानसभा में कि आपने पिछले 20 साल में या पिछले 3 साल में कितनी नौकरी दी है, तो पूरा प्रश्न का जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये पता चला कि मात्र 37 लोगों को नौकरी दी गई। तो मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से घोषणाएं करती हैं, ऐसी मध्य प्रदेश सरकार के बारे में जो कर्ज की स्थिति है, उस समय 300 लाख करोड़ का कुछ था, आज तो 450 जी लाख से ऊपर का पहुंच गया करोड़ का। तो ये सब हालात मध्य प्रदेश को कहाँ ले जा रहे हैं। नहीं सर, ये तो मैं भी मानता हूँ। और मध्य प्रदेश में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जीडीपी और ये सब, वो कहीं ना कहीं कागजों के आधार पे, जी मतलब आंकड़ों की बाजीगरी चल रही। बिल्कुल। वास्तविक रूप से प्रदेश के हालात किसी भी इंडेक्स में, चाहे वो हंगर में हो, चाहे वो बच्चों के पोषण के मामलों में हो, कुपोषण के मामले में हो, बच्चों की, छोटी बच्चियों को यहाँ से जो बाहर प्रदेश में गायब हो गई हैं उनके मामलों में हो, दुष्कर्म के मामले में हो, जी किसी भी मामले में मध्य प्रदेश जो है अव्वल दर्जे पे है, अपराध के मामले में हो, तो ये सब चीजें मध्य प्रदेश के लिए खतरा है। सरकारों को दूसरे मुद्दे जिस पे आग लगाई जा रही है, ऐसे मुद्दों को छोड़ जो वास्तविक मुद्दे उस पर काम करना चाहिए। ये तो मैंने भी देखा है कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं, उससे सिर्फ शहर को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को हिला दिया है आपने जब भी जो मुद्दा उठाया है, और सरकार को मजबूरी में सही बट डिफेंसिव होना पड़ा है आपके उठाए हुए। देखिए, मैंने कोशिश ये की थी, कोई भी बात चाहे नगर निगम में रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में या विधानसभा में, मैंने कभी भी बिगर आंकड़ों के, बिगर तैयारी कोई प्रश्न कभी नहीं किया। और इसका फायदा ये मिला कि कभी भी जवाब देने में अधिकारी और नेता
इस बात पे जवाब देने से कतराते रहे। कि विधानसभा से संबंधित एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा जबलपुर मध्य से आपने पहली बार में बहुत ही बड़े नेता और मंत्री को आपने शिकस्त दी थी। मध्य प्रदेश में जो जबलपुर गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके एक मजबूत गढ़ को आपने पहली बार में धराशायी कर दिया था। तो मेरा मानना है कि लगातार पृष्ठभूमि ही जनता की सेवा की रही जी, और उसका फायदा ये हुआ कि जब मैं जबलपुर मध्य यानी उत्तर 98 जी, सीट से पहली बार उम्मीदवार बना तो जनता में बड़ी खुशी थी। और चुनाव में पिछले 40 साल से वहां कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया था। जी नहीं। तो 35,000-36,000 वोट कांग्रेस को बार वो भी नरेंद्र उपचुनाव में बने थे तो 2.5 साल के। हाँ, उपचुनाव में उन्होंने जबकि काम भी अच्छा किया तो भी उसके बाद भी वहां से चुनाव नहीं हुआ। नहीं। भाजपा उसको अपना गढ़ मानती है। जी, जब चुनाव हुआ तो उस पे मेरे को तत्कालीन जो मंत्री थे उनसे ज्यादा वोट मिले जी, और कांग्रेस को जो पिछले 40 साल में वोट नहीं मिले तो उससे ज्यादा वोट मिले। जी, जी। और कमोवेश इस बार भी वोट पिछले बार से 17,000 वोट ज्यादा मिले। इसी से संबंधित एक सवाल है। हमने एक वीडियो भी देखा था जो बहुत वायरल हुआ था उस टाइम पे, जब अभिलाष पांडे जी अपनी जीत की यात्रा निकाल रहे थे। तो एक जनता से ही निकला एक व्यक्ति जब उनका स्वागत करते हुए माला पहना रहा था, तो वो ये बोल रहा था कि उम्मीद है कि आप भी विनय सक्सेना जी जैसे सक्रिय रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। तो आपकी छवि तो नो डाउट जनता के बीच में बहुत पॉजिटिव थी, आप बहुत सक्रिय थे, लेकिन फिर भी क्या ऐसा नेगेटिव गया जिसके कारण वो सफलता इस बार नहीं मिली? देखिए, इस समय देश पे जो कारण है, हार जीत जो है विकास के मुद्दे पे नहीं होती। अगर विकास के मुद्दे पे आप जबलपुर मध्य में आज भी सर्वे करा लें तो जितना विकास मैंने किया, इसके पहले तो जबलपुर मध्य में कहा जाता है विकास के कोई कारण ही नहीं और विकास संभव नहीं क्योंकि ये तो गलियों का पूरा पुराना शहर था। लेकिन निवाड़गंज मंडी से लेके यातायात ठीक करने से लेके और जबलपुर का फ्लाईओवर बढ़वाने में, जो फ्लाईओवर जबलपुर दमोह नाका बदल बने उसको गोपाल बाग में उतार रहे थे, उसको आगे बढ़वा के 76 करोड़ रुपए विधानसभा में उस मुद्दों को रख के, आंकड़ों को रख के सिद्ध किया। और मैंने उससे भी धन्यवाद दिया था आदरणीय गोपाल भार्गव जी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। उन्होंने जबलपुर उसके बाद आके जिला योजना में उस बात को जब मैंने दोबारा उठाया, उस समय के हमारे भाजपा के एक और विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई जी ने सपोर्ट किया कि बात सही कह रहे हैं कि इसको दमोह नाका क्रॉस कराना चाहिए। और आज वो फ्लाईओवर जो पूर्ण होने पे है, इस पे जो जबलपुर के वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी हैं जिन्होंने इस फ्लाईओवर के लिए शुरुआत की, लेकिन एक कमी जो हो रही थी, जो गलती हो रही थी उसको सुधारने में भी एक मेरा योगदान था। और उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे राकेश सिंह जी हों, चाहे अजय विश्नोई जी हों, चाहे गोपाल भार्गव जी हों, इन्होंने उस पर सहमति प्रदान की। लेकिन मैंने तथ्य और आंकड़े ये उनको बताया था कि इसमें कहीं ना कहीं हमसे एक ऐसी गलती हो रही है कि आने वाले सालों तक हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज वो फ्लाईओवर बहुत जल्दी पूरा होने पे उम्मीद है और जल्दी चालू हुआ, जबलपुर शहर को अच्छी सौगात मिल जाएगी। सर, आप जबलपुर के जनता के लिए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही जो आपने जबलपुर जनता को दिया? देखिए, जो गलतियां हो रही थी सरकार से, मध्य प्रदेश भाजपा से, उसको रोका, चाहे फ्लाईओवर का ही मामला हो। जी जी, बिल्कुल सही। जो फ्लाईओवर बढ़वा दिया, निवाड़गंज में मैं एक मंडी का नवीनीकरण चाह रहा था। अच्छा। और मैं आज फिर दावे से कहता हूँ जो योजना मेरी थी जिसमें माननीय जयवर्धन सिंह जी ने तत्काल 3 करोड़ रुपए दे दिए थे जब कांग्रेस सरकार थी जी, तो आज जो जबलपुर का फुहारा, छोटा फुहारा और कमानिया का जो यातायात बिगड़ा हुआ है जी, इसको हम ठीक कर सकते थे। हमने एक नई योजना लेके आए थे जो नगर निगम जमीनें खाली थी उस पर मार्केट बना के, तो जो ए मार्केट खाली जगह बनता तो बी का लोगो शिफ्ट करते, किसी की दुकान हम कब्जाते नहीं न खाली कराते, उनको एक नई दुकान देते और इस तरह से ABCD करके पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करते और एक नया शहर बस जाता। जी। हमने उस समय एक ये भी मांग की थी कि जो आज टेलीग्राफ फैक्ट्री है जिसकी आज बड़ी चर्चा अब होने लगी, आज से 5 साल पहले मैंने कहा था कि टेलीग्राफ फैक्ट्री जो बंद हो गई है केंद्र सरकार की गलतियों से, उस फैक्ट्री की जो 75-80 एकड़ जमीन है उसको एक हरा भरा जबलपुर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को दी जाए और मध्य प्रदेश सरकार वहां पे पर्यावरण की दृष्टि से एक नया डेवलपमेंट करे। सर, इसी से रिलेटेड था जो कि पर्यावरण के लिए, जबलपुर के पर्यावरण के लिए आपकी क्या योजनाएं है जो जिसपे आप भविष्य में काम करेंगे या हो सके तो वर्तमान सरकार अभी काम करे? देखिए, जबलपुर में मदन मिल की पहाड़ियां हैं जी, जबलपुर शहर के आसपास और भी कई पहाड़, सिद्ध बाबा में पहाड़ी है जी,
आपको पता ही है। जी जी इसका महत्व जब कोरोना की जब बीमारी हुई तो हमको समझ में आया। जी भौरताल में मैंने बहुत सारे काम कराए थे, जी हाँ जो महिलाओं ने, माननीय बहनों ने मुझे कहा, तो उनके लिए जौनपुर शहर में पहली बार बहुत सारे ऐसे उनको इक्विपमेंट लगा के दिए जो विदाउट इलेक्ट्रिकल चलते हैं। जी आपने भी देखा होगा। जी हाँ बिल्कुल। और ये शुरुआत जौनपुर मेरे द्वारा की गई थी, पार्षद रहते हुए की गई थी। तहसील चौक जो कब्जा हो गया था, इसको हटा के यहाँ पे एक छोटा पार्क बनाया माननीय ललित श्रीवास्तव जी के नाम से, तो माननीय अम्बेडकर जी की आज वो मूर्ति उससे लगा हुआ गार्डन। जी वहाँ पे अभी माननीय शरद यादव जी, जो हम लोग के उस समय स्टूडेंट लीडर्स के एक बड़ा नाम था, और हम लोग भी उनको बहुत मानते थे, उनकी ये मूर्ति भी लगने वाली बहुत चली हो। जी तो बहुत सारे, एक और बड़ा काम हुआ, छोटा फुहारे, इसको नेस्ता नाबूद कर दिया था। जौनपुर शहर की पहचान थी, पहचान दी बिल्कुल। छोटा फुहारा, बड़ा फुहारा, बड़ा फुहारा, कमानिया, कमानिया। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोटा फुहारे को हटा दिया था। जी और लोग कहते सब, आज भी हमारे रिश्तेदार आते, छोटा फुहारा कहाँ है। हनुमान ताल का हमने विकास शुरू कर दिया था, आपको याद है। जी और आज वर्तमान में हनुमान ताल की क्या स्थिति आप जाके देख सकते हैं। हाँ बहुत बुरी। अभी 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 वर्तमान में वो खाली कर दिया गया, और अभी जो जवारे विसर्जन हो रहे हैं, तो वो किन परिस्थितियों में हो रहे हैं, लोग दुखी हैं उस बात को लेकर। बहुत बहुत उसमें थोड़ा तो ऐसे बहुत सारे काम किए। आपको वो भी याद होगा कि पार्षद रहते हुए बार दमू नाका में मुआवजा का मामला आया था। जी बहुत तनाव हो गया था शहर में, तनाव। लेकिन सड़क में हम लोग धरने में बैठ के, सड़क पे बैठ के 2.5 करोड़ के चेक कटे थे, जो नगर निगम के इतिहास में उसके पहले कभी नहीं हुआ। जनता को सीधे चेक वहीं बैठ के दिलवा दिए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। मेरा कहना, करा तो हमेशा ऐसा कुछ है जो कर सकते थे, और जो नहीं हो सकता तो उसको भी असंभव को संभव बनाया। और भविष्य में भी कोशिश यही करूंगा कि जौनपुर शहर की जो बहुत मेजर समस्याएं हैं उनको हल करने का। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ग्वारी घाट से छोटी लाइन फाटक का ये प्रस्ताव भी सबसे पहले नगर निगम में लेके आया था, अच्छा कि चूंकि अब छोटी लाइन ट्रेन को हम लोग ब्रॉडगेज में शिफ्ट हो गई है, तो गई। वो ग्वारी घाट से शिफ्ट हो गई, जी तो ये जो जगह खाली हो रही है इसको जौनपुर शहर को दिया जाए। हाऊबाग स्टेशन की जगह खाली हो रही है, वो भी जौनपुर शहर की जनता के हितार्थ दी जाए। और ये जो पूरा नया रास्ता बनाया जाए, कॉरिडोर, जो पर्यावरण की दृष्टि से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए पूरा, और जिससे ग्वारी घाट का जो यातायात बहुत प्रभावित है, ये एक नई सड़क हमको जौनपुर शहर को मिलेगी। और वर्तमान सरकार और वर्तमान के जो नेता हैं इस काम को समय सीमा पे कर लें। टेलीग्राफ फैक्ट्री को वास्तविक रूप से जनता को समर्पित कर दें, वहां भी पर्यावरण की दृष्टि से एक नया हरा भरा जौनपुर बसा दिया जाए, जहां कंक्रीट की बिल्डिंगें ना हो, मतलब कुछ बच्चों के लिए खेलने के मैदान हो, जी लोगों को वॉक करने के लिए हरा भरा जंगल हो, और मेडिकल फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल्स, इस तरह की जो सुविधाएं वो मिलना चाहिए। वो मिलना चाहिए बिल्कुल। तो सरकारें इसलिए काम नहीं कर रही। सरकार के पास आज काम क्या है, रीडेंसिफिकेशन स्कीम आई। महत्वपूर्ण एक मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया था, जो बहुत चर्चित हुआ था। मैंने कहा, एक तरफ आप कर्ज ले रहे हो, कर्ज लेके घी पी रहे हो, वो आज समझ में आ गया, पुरानी बुजुर्गों की कहावत। हाँ लेकिन आप प्रदेश की संपत्ति बेच रहे हो। दो काम नुकसान के हैं, या तो आप संपत्ति बेच रहे हो तो कर्ज मत लो, और अगर कर्ज ले रहे हो तो संपत्ति बेच रहे हो, तो मध्य प्रदेश के पास आने वाले समय कर्ज लेने की बचेगा क्या? आने वाली सरकार कैसे काम करेगी? और जो मध्य प्रदेश सरकार की संपत्तियां हैं, अगर आप सबको, जो भी हालत है, एक नया विभाग बना दिया कि संपत्ति बेचने का, संपत्ति, ये बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय भविष्य में होगा। आपको याद होगा, एक बार मैं 12 दिन धरने पे था, मेरे घर के बच्चे और सब बहुत, एक ये भी बड़ी दिलचस्प घटना है जी नगर निगम जौनपुर में प्रस्ताव आया कि जौनपुर नगर निगम जो वर्तमान बिल्डिंग है, जी जो ऐतिहासिक है और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग, इसको बिल्डर्स को देके एक नया कॉम्प्लेक्स लाएंगे। और ये प्रस्ताव को जब चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे तो जनगणना करके उठवा दिया गया, लेकिन फिर मैं दोबारा राष्ट्रगान के बाद धरने बैठा, हमारे पार्षद बैठे, हमारे धरने तो सदन के अंदर 5 या 6 बड़े हुए जो मुद्दों के लिए चेयर के, लेकिन ये बड़ा गंभीर मुद्दा था जिसमें 15 दिन में धरने बैठे रहे। वाह। और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी को हम लोग को बुला के बात करनी पड़ी, और ये प्रस्ताव वापस हुआ। उसी बीच दिसंबर का महीना था, मैं बच्चों के साथ विदेश जाने की कुछ तैयारी में था। अच्छा। और सब टिकट हो गए थे, फ्लाइट हो गई थी। बहुत से लोगों ने कहा, भैया धरना आप खत्म कर दो, जिनको पता था ये बात। बच्चे भी लगे थे, पापा आप खत्म करिए ना, ये सब क्या है, इसको जरूरत है ना मांगने। मैंने कहा नहीं, अगर आज हम लोग इस लड़ाई को छोड़ के चल देंगे
तो जबलपुर शहर का जो नुकसान होगा वो भरपाई नहीं हो पाएगी। तो वो घर में और परिवार में बच्चों से कैसा तनाव होता है, लेकिन जब उनको समझाया कि ये प्रकरण है क्या और कितना बड़ा नुकसान हुआ है, तो बच्चों ने कहा नहीं ये ज़्यादा जरूरी है, आपका निर्णय सही। जी। तो परिवार के ऐसे मामलों में मदद भी मिलती है, पूरा सहयोग भी मिलता है और बच्चे भी समझते हैं तो वो भी साथ देने लगते हैं। कुछ ऐसी घटनाक्रम है जो जिंदगी में हमेशा याद रहने लायक है। एक विवाद आपसे अभी हाल ही में जुड़ा था जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से था, वो क्या था, उस बारे में आपका क्या कहना है? विवाद नहीं था, बहुत साल पहले माननीय हमें स्वामी स्वरूपानंद जी जो शंकराचार्य जी। दीपीठ जी। जो मेरे गुरु भी, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें जिलेटिन फैक्ट्री में धरना हुआ था। जी हाँ। हम लोग उनके साथ 10-12 दिन तक लगातार थे और आखिरकार जिलेटिन फैक्ट्री को अपना एसटीपी लगाना पड़ा और वो जो नर्मदा जी में पानी मिल रहा था भेड़ाघाट का, सो रोक लगानी पड़ी। अच्छा। क्योंकि एक बड़ा संस्थान था, बहुत डोनेशन देता था, तो लोग उस पे के खिलाफ बोलने तैयार नहीं थे, एक फूट मुद्दा था। और अभी भी लगातार हम लोग नर्मदा जी के लिए जब भी कुछ मुद्दे हुए, साकेत धाम वाले परमादर्शी गुरुदेव आचार्य गिरिशानंद जी ने भी एक बार बड़ा एक बृहत आंदोलन चलाया था संतों का, जिसपे तिलवारा घाट पे जो नाले मिल रहे हैं, गौरी घाट के पहले नाले मिल रहे हैं, इस सब को उन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन हम लोग सब कमर कस के उनके साथ थे। इन मुद्दों पे तो हम लोग लगातार मुखर रहे हैं। और आपको याद होगा जब नगर निगम में थे, ग्वारी घाट में एसटीपी प्लांट की योजना माननीय प्रभात साहू जी महापौर थे, मेरे नेता तब आई थी, उस पे भी बहस करके ये सिद्ध किया था कि एसटीपी जिसमें अगले 15 किलोमीटर तक कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना चाहिए और उसमें 15 किलोमीटर तक कोई पानी पीने योग्य नहीं होता। अच्छा। वो भी उस समय तथ्यों के आधार पे कौन कौन से ई कोली जो उसमें वायरस रहते हैं उसके बाद भी, और ये जो प्लांट बनते हैं थोड़ी देर बाद इनका मेंटेनेंस नहीं होता, तो वो हमेशा के लिए नुकसान। तो मैंने उनको बताया था यहाँ तो ललपुर प्लांट है और हमारा रामनगरा प्लांट है, अगर यहाँ पे हम एसटीपी लाएंगे, और एसटीपी नहीं, उस समय वाटर ट्रीटमेंट का जो बड़ा जलमल निकासी का जो प्लांट था वो आ रहा था वहाँ पे, जी। बहुत बड़ा यूनिट आ रहा था जो उस समय एशियन बैंक के फंडिंग से था, उस योजना को भी सोचने में मजबूर कर दिया था। इस तरह से नर्मदा बचाने के लिए हम लोग जो जो कर सकते हैं, हमारी नर्मदा मैया जो है जबलपुर शहर की, प्रदेश और हिंदुस्तान की जीवनदायिनी जी। और आज भी उसमें प्रदूषण और नदियों से ज्यादा नहीं है। जी, ये बात तो सही है। अभी मैं माननीय जीतू पटवारी जी और हम लोग अभी अमरकंटक में थे, पूजन करके लौटे थे जी। तो आज भी मेरे को लगता है कि माँ नर्मदा में जितना आज भी देखने में भी जो फल मिलता है, जो माँ गंगा को स्नान मिलता है, स्नान में। और अगर हम ऐसी अपने धरोहर को, ऐसे श्रद्धा भक्ति के जो केंद्र है, अगर हम इनके साथ भी राजनीति करते हैं, कई नेता हैं मध्य प्रदेश के जो माँ नर्मदा का पूजन करने जाते हैं, माँ नर्मदा की बात करते हैं, लेकिन उसमें से रेत का उत्खनन करते हैं जी। और प्रदेश सरकार के मंत्री भी उसमें कई, कहने को तिलक चंदन भी बहुत लगाते हैं और कहने को बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन अगर कभी आप हेलीकॉप्टर से मां नर्मदा के ऊपर से सर्वेक्षण करा लें तो आपको समझ में आएगी खनन कितने गहरे स्तर पे। वो तो आए दिन पेपर में भी कुछ न्यूज़ेस आए हैं जिसमें, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। जो गंभीरता से सरकार को काम करना चाहिए, पवित्र क्षेत्र घोषित कर देते हैं, लेकिन शराब वहां भी बिकती रहती है। हाँ तो है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने कई जगह पवित्र शहर जो है, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहां पे आपने शराबबंदी कर दी और स्मगलिंग होके वहां पे उससे 4 गुनी शराब बिक रही है। बिल्कुल। और उसमें सरकार के लोग ही, पार्टी के उनके लोग ही उस पे स्मगलर का काम कर रहे हैं। तो सरकार की ऐसी योजना पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। कहने को, जनता को दिखाने के लिए तो सब हमने नर्मदा जी और आसपास बहुत से पवित्र शहरों में शराबबंदी कर दी और उससे 4 गुनी शराब, जैसे गुजरात में आप देखें, जो शराब 1000 रुपए की होगी वो 5000 की बिकती है। मैंने कहा 4 गुना शराब मिलती है। जी, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक शराब माफिया था, उन्होंने ऐसी एक बार बात में उन्होंने कहा था कि एक दिन सिर्फ शराब बंद हो जाए, लीगल बिकना, तो हम पूरे साल का धंधा एक दिन में कर लेते हैं। तो सेलेक्टिव जगहों पे जहाँ पर शराब बंद किया जाता है वहाँ और मात्रा में ऐसा देखा जाता है कि शराब और इजीली मिलने लगती है और ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है। देखिए, जब हिंदुस्तान के नेताओं ने ये निर्णय ही कर लिया हो कि वो पैसा कमाने के लिए है, बंगला, गाड़ी, शोहरत, मंत्री बनना है, ये जो सरकारों में लोग नेता बदल जाते हैं, सरकार
में मंत्री बनने के लिए पार्टी छोड़ देते, ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल सही। ये इसके पीछे कारण है कि राजनीति जो है सेवा के लिए नहीं रही, सेवा के लिए नहीं रहे। ये तो मेवा खाने के लिए हो गई। और ये मेवा वेवा खा लो तो भी ठीक है, ये तो एक दिन में करोड़पति बनना, सबको अरबपति बनना। पहले के जमाने के जब लखपति और करोड़पति बनने से पेट भर जाता था, अब तो पता नहीं कितना कमाना चाहते। ये सब चीजें जो है नुकसान की तरफ जा रही हैं और सरकार को ऐसे मामलों में सख्ती करना चाहिए। जी बिल्कुल सही, इस बारे में तो मैं भी मानता हूँ कि सख्ती होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, हमारा जबलपुर नर्मदा मैया की गोद में है, फिर भी जबलपुर में हमेशा पानी की समस्या से जूझते रहती है जनता, तो क्या हमारी सरकार गंभीर नहीं है या वैसे प्रयास नहीं हो रहे? देखिए, सरकार की योजनाएं जो हैं वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहे हैं। जी। जलमल निकासी की जबलपुर शहर की योजना है, मैंने नगर निगम में उस समय मुद्दा उठाया था कि एक डिजिटल मैपिंग की जाए, जो हम पाइपलाइन डाल रहे हैं जी। और उन पाइपलाइनों पे हमारे पास अधिकारी चाहे ट्रांसफर हो जाए, रिटायर हो जाए, लेकिन हमारे पास पूरी उसकी इंटरनल जानकारी इलेक्ट्रॉनिक उस पर रहनी चाहिए, जिससे हम अपने कंप्यूटर खोल के देख ले कौन सी पाइपलाइन कहाँ से आ रही। वो उस समय भी नहीं किया गया, आज भी नहीं किया गया। आज भी हर साल जबलपुर नगर निगम में 10-15 करोड़ की पाइपलाइनें खरीदी हो गई और पुरानी लाइनें ढूंढने से मैं एक उदाहरण देता हूँ, रामपुर में अग्रवाल पेट्रोल के पीछे की पाइपलाइन आज तक नहीं मिलती। ग्वारी घाट आज भी प्यासा है, गौरीगढ़ आज भी प्यास। पानी की टंकी जहाँ बन गई वहां पाइपलाइन नहीं है, जहां पाइपलाइन और टंकी सब कुछ बन गई वहां पानी नहीं है। तो इन योजनाओं को जो सफेद हाथी बनाने का काम है हमारे अधिकारी ही कर रहे हैं, जिससे इनकी जो रोज साल भर का जो इनका भ्रष्टाचार का जो इनकी जरूरत है वो पूरी होती। और सरकार ऐसे मामलों में, आपको याद है मैंने नेतारों से रहते हुए 18 लोकायुक्त प्रकरण दर्ज कराए थे, बाप रे। और उसमें कईयों में वसूली भी हुई, अच्छा। लेकिन अधिकारी सस्पेंड नहीं हुए, जेल नहीं गए। हाँ। और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ही फेलियर। मैंने पूरा प्रयास किया, हमारे भाजपा साथियों ने पूरा प्रयास किया, हम लोग उस लड़ाई को लड़ते रहे, धरने हुए, लोकायुक्त महोदय से व्यक्तिगत मिले, आए तो उनसे मिले, बोला तो उनने उस समय कहा था कि तो सीधा सीधा मामला है, परंतु वो सीधा साधा जो भ्रष्टाचार का मामला दिख रहा था आगे जैसे से बढ़ता गया वो अंधेरे में चला गया। जी। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है हमारे यहाँ का। सर मैं एक लास्ट ये चाहता हूँ कि आप कोई संदेश जो आप हमारे जबलपुर की जनता को या प्रदेश की जनता को देना चाहे, भविष्य को लेके, चाहे वो युवाओं के भविष्य को लेके है या प्रदेश की जनता और गरीबों के भविष्य को लेके, क्योंकि आजकल जो हालात है आप देखिए लगातार हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई दर तो आसमान को छू चुकी है, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं और अभी फिर से घरेलू गैस का रेट भी आज ही बढ़ गया है। मेरे को बात समझ में नहीं आती कि प्रदेश की जनता और हमारे देश के नागरिक क्यों इस बात को समझ नहीं पाते कि जब क्रूड ऑयल, आपको याद होगा कि 2014 के में भाषणों में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था जी। कि देश में जब पेट्रोल डीजल की कीमतें, कुछ समय आंकड़े दिखाए जाते क्रूड ऑयल सस्ता है तो महंगी क्यों, और एक बार उन्होंने कहा था जब क्रूड ऑयल कम होगा तो हम कीमतें कम करेंगे। आज तक वो मुहावरा ही हो गया, वो तो घोषणा ही हो गई। जी। कथनी और करनी में अंतर हो गया। पिछले रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध चल रहा है, सबसे सस्ता क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है, जो अमेरिका के भी वर्तमान जो माननीय ट्रम्प रहा है, उन्होंने भी कहा कि अभी रशिया से लेना बंद करानी करे। उस समय देश पे जब क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था, वर्ल्ड में सबसे सस्ता देश हमारे हिंदुस्तान ने खरीदा, तो अब फायदा किसको पहुंचाने, अवानी और अडानी जी। बिल्कुल सर। एक बार और देश के नागरिकों जो आपका वादा था कि जब सस्ता होगा तो हम सस्ता करेंगे, आज महंगा तो महंगा खरीदना पड़ेगा। तो देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि विकास और देश को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो डेवलपमेंट के नाम पे काम करना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, एक अच्छा कानून व्यवस्था दे सकते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बना सकते हैं। आज भी आप कितनी भी तुलना कर लीजिए, आजादी के बाद 40 साल, 50 साल, 60 साल तक जिसका रोना रोया जाता है, उस समय डेवलपमेंट जो हुए हैं, अब मैक्सिमम आईआईटी, मैक्सिमम रेलवे स्टेशन, मैक्सिमम एयरपोर्ट्स, मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज, मैक्सिमम पढ़ने के बहुत से साधन, पढ़ने के लिए शिक्षा का अधिकार, खाने के लिए हमको जो अधिकार कानून, ये सब चीजें कहाँ कौन लेके आया और उसके पीछे सोच क्या थी।
कभी गंभीरता से अगर लोग देश के बारे में सोचे लगेंगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचे लगेंगे, खुद के परिवार के कानून व्यवस्था के बारे में चिंता करने लगेंगे, तो मुझे लगता है देश में परिवर्तन आ जाए। सर इसलिए राष्ट्रीय मुद्दा बहुत बड़ा है, हम एक बार फिर जरूर इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि वो फिर 1 घंटे का चर्चा होगा। तो धन्यवाद आपका हमें इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।